नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों में जो दूसरा वंश है खिलजी वंश, वही हमारा चल रहा है। तो इस मध्यकालीन भारत के इतिहास की सीरीज़ का ये 11वां लेक्चर है। पूरी लेक्चर सीरीज जरूर देखिएगा, बहुत सिंपल शब्दों में है, आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो मिस मत कीजिएगा, मिस करेंगे तो पछताएंगे, क्योंकि अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा किसी भी परीक्षा में, तो यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। और मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो कहानी है, जो उलझी हुई कहानी है, इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से सुलझा रहा हूँ। ठीक है, किसी भी परीक्षा के लिए ये ज़रूरी होता है ना कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है वही मैं आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। तो ये सिलेबस है मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत काल पर हम पहुँचे हुए हैं। तो दिल्ली सल्तनत ने कुल 320 वर्षों तक रूल किया था, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। कुल 5 वंश आए थे। शुरू के 4 वंश मूल रूप से तुर्की थे। आखिरी का जो वंश था लोदी वंश, ये अफ़गान के थे। और खिलजी वंश, जिसका टाइम पीरियड 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है, इसका टाइम पीरियड सबसे छोटा रहता है। मात्र 30 वर्षों तक इन्होंने रूल किया। मुख्य रूप से 3 शासक आए थे इसमें, हालांकि चौथा जो आएगा वो कुछ महीनों का मेहमान होगा। मुख्य रूप से ये 3 शासक आए थे, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, उसके बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसका पुत्र मुबारक खिलजी। तो इन तीनों शासक में, जो खिलजी वंश के ये 3 शासक हैं, इनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी ही था। ये नोट कर लीजिएगा। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु किस प्रकार से हुई ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चाचा जान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या की थी, ये सब आपको पता ही है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है। 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका रूल रहता है। 20 वर्षों तक इसने राज्य किया था। 20 वर्षों तक इसने राज्य किया था। इसके चाचा का नाम जलालुद्दीन खिलजी है, ये तो आप सब जानते हैं। सबसे पहले नोट कीजिए ये कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम पीरियड पर दिल्ली सल्तनत का जो मैप है ये है, जो साम्राज्य ये फैला हुआ था। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पूरे जीवन काल में साम्राज्य को इतना बढ़ा दिया। ये देख रहे हैं, ये जो डार्क कलर में है, ये डार्क वाला जो पोर्शन है, ये अलाउद्दीन खिलजी का वो साम्राज्य था जो डायरेक्टली अलाउद्दीन के अधीन था, डायरेक्टली अलाउद्दीन का कब्जा था। जो लाइट कलर में है ये वो वाला साम्राज्य है जहाँ के शासकों ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी और टैक्स दे रहे थे। परमानेंट वो दिल्ली सल्तनत में नहीं मिले थे, वो अपना शासन चला रहे थे, लेकिन टैक्स नुमा कुछ धन, कुछ संपत्ति जो है ना, हर साल अलाउद्दीन खिलजी को दिया करते थे। अर्थात कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, ये है। और पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी है, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है, जलालुद्दीन खिलजी। और इसका भाई शहाबुद्दीन खिलजी, ये दोनों ही बलबन के अधीन काम करते थे। ये सब कहानी आपको मालूम ही है। अलाउद्दीन खिलजी का ये जो नाम है ना, ये जब सुल्तान बना तब इसका नाम ये पड़ा। इसका जो मूल नाम है, इसका जो पहले का नाम था वो अली गुरशप था। इसका नाम क्या है? अली गुरशप था पहले, लेकिन ये सुल्तान बन जाता है तो इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी हो जाता है। इसने कुछ उपाधियाँ धारण की थी जो आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछा जाता है। सिकंदर सानी सबसे महत्वपूर्ण इसकी उपाधि है। सिकंदर सानी तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सिकंदर सानी का मीनिंग है दूसरा सिकंदर, सिकंदर द्वितीय या दूसरा सिकंदर। ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। इसकी इच्छा थी कि ये भी सिकंदर की तरह पूरे विश्व को जीत ले। इसकी भी इच्छा थी, लेकिन ये पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी आप ये देख पा रहे हैं कि दक्षिण में पहुंचने वाला दिल्ली का अब तक का पहला सुल्तान जो था ना, वो अलाउद्दीन खिलजी था। तो बेझिझक हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य विस्तार करने वाला जो वास्तविक शासक है वो अलाउद्दीन खिलजी से शुरू होता है। इससे पहले चाहे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हो और चाहे गुलाम वंश के सभी शासक हों, उनका काम क्या था? वो मोहम्मद गोरी के द्वारा जो दिया हुआ साम्राज्य, भारत में जो साम्राज्य उन्होंने दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक को, अपने गुलाम को, वही सब संभालते आ रहे थे। नाम मात्र उन्होंने विस्तार किया था, लेकिन मुख्य तौर पर विस्तार दिल्ली सल्तनत का जब शुरू होता है वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड पर शुरू होता है। तो बेझिझक आप ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को ही वास्तविक साम्राज्य विस्तार करने वाला शासक माना जा सकता है। इसकी अन्य उपाधियां हैं नासिर, अमीर उल मोमिन। इसके अलावा युग का विजेता, जनता का चरवाहा, ये 2 ऐसी
उपाधियां हैं जो खुसरो ने दी थी। ठीक है, अमीर खुसरो ने दी थी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में रहते थे। आगे चलकर अमीर खुसरो के बारे में भी डिटेल में पढ़ना है आपको। जितना इंपॉर्टेंट अलाउद्दीन खिलजी है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट अमीर खुसरो के बारे में भी पढ़ना है, तो डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बस फिलहाल के लिए ये जानिए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है, अब ये वाला मैप देखिए अब ध्यान से। जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा उस समय उसके पड़ोस में अर्थात भारत में किन किन राजवंशों का अधिकार था, मुख्य तौर पर मोटे तौर पर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए गुजरात है, गुजरात में वाघेल वंश चल रहा था। वाघेल वंश ये कहा जाता है कि जो सोलंकी वंश था ना, गुजरात का सोलंकी वंश, या जिसे गुजरात के चालुक्य वंश कहा जाता है, उन्हीं के एक फैमिली की एक शाखा आई थी। तो उन्हीं की फैमिली संबंधित वाघेल वंश था, वो गुजरात में चल रहा था। और मालवा वाले क्षेत्र में परमार वंश था। यहाँ पे देख लें मेन मुख्य तौर पर महाराष्ट्र वाले इलाके में यहाँ यादव वंश चल रहा था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं काकतीय वंश चल रहा था, या वारंगल जो वंश था वो चल रहा था, वारंगल साम्राज्य। यहाँ पे देख लीजिए होयसल साम्राज्य चल रहा था। ठीक है, होयसल साम्राज्य। यहाँ पे पांडे वंश चल रहा था। तो इन सबको अपने अधीन करने वाला है, इन सब से लड़ाई करके जीतने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। कैसे कैसे सभी अभियान किए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए बारीकी से आपको बताना जरूरी है। तो मैं आपकी सहायता से बताऊंगा कब कब कौन कौन से अभियान हुए, ताकि आपको मज़ा भी आए। सबसे पहले जब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नहीं बना था, जब ये कड़ा का सूबेदार हुआ करता था, कड़ा मानिकपुर का जब सूबेदार हुआ करता था, अर्थात दिल्ली में सुल्तान बनके इसका चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी बैठा हुआ था। तो इसने अपने बिना चाचा को बताए देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। ये सब आपको मालूम ही है। 1296 में देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी के शासक उस समय रामचंद्र थे, यादव वंश के शासक। उस समय शासक का नाम था रामचंद्र। तो रामचंद्र पर अटैक किया। रामचंद्र ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली और वादा किया कि एलिचपुर, कौन सा जगह है, एलिचपुर, एलिचपुर से जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होगा रामचंद्र जी को, वो किसको देंगे हर साल, अलाउद्दीन खिलजी को देंगे। ये बोला कि हर वर्ष जितना भी एलिचपुर से, उनका एक क्षेत्र था, उससे जितना भी टैक्स इकट्ठा होगा सारा आपको पहुंचाया जाएगा। ये वादा कर दिया था। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें लूट पाट करके ये कड़ा वापस चला गया था अलाउद्दीन खिलजी। जब ये बात जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता लगती है तो उसको गुस्सा बहुत आता है। तो वो कड़ा में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी की मुलाकात होती है। ये सब कहानी मैंने आपको बता दी है। इन दोनों की मुलाकात का वर्णन बर्नी ने अपनी पुस्तक में किया है, तारीख़ फिरोज शाही। इससे एक प्रश्न बनता है कि बर्नी की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है। बर्नी की रचना है तारीख़ फिरोज शाही। दिल्ली सल्तनत काल में बहुत ही प्रमुख ये इतिहासकार है, लेखक है बर्नी, नाम याद रख लीजिएगा। बर्नी की पुस्तक तारीख़ फिरोज शाही से 80% से ज़्यादा जानकारी अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमें यहीं से मिलती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और थोड़ा सा और मैं आपको फिर से रिवाइंड करता हूँ, हालांकि मैंने बताया ही था। जलालुद्दीन के जो 3 पुत्र थे उनके बारे में, रुकनुद्दीन इब्राहिम, अरकाली खां, खाने खाना एक अभियान में जाता है राजस्थान की ओर, तो वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और अरकाली खां ये उत्तर पश्चिम वाले इलाके में सूबेदार नियुक्त था। ज्यों ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की मृत्यु होती है, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या होती है, तो कड़ा मानिकपुर में ही अलाउद्दीन अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। लेकिन दिल्ली में बैठा हुआ था रुकनुद्दीन इब्राहिम, और जलालुद्दीन की पत्नी अर्थात रुकनुद्दीन इब्राहिम की मम्मी, इसने अपने पुत्र को सुल्तान घोषित कर दिया। कुछ क्षणों के लिए सुल्तान घोषित किया, लेकिन जब ये बात अरकाली खां को पता लगती है, अरकाली खां बड़ा था रुकनुद्दीन इब्राहिम से, जब ये बात अरकाली खां को पता लगती है कि मेरी माता ने मेरे छोटे भाई को सुल्तान घोषित कर दिया है, तो इसको गुस्सा आ जाता है। ये भी बगावत कर देता है। हालांकि अब तक अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया था कड़ा मानिकपुर में, और वो दिल्ली की ओर रवाना हो गया था। जब ये बात रुकनुद्दीन इब्राहिम और इसकी माँ को पता लगती है कि अब ये डर जाते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, और जितनी भी संपत्ति लूटी हुई थी
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वो रास्ते भर लुटाता आता है, लोगों को खुश करता आता है पैसों से, और लोग इसकी तरफ हो जाते हैं, इससे खुश हो जाते हैं, क्योंकि लोगों का क्या है, उनको तो लालच देनी होती है। ठीक है, अब जैसे वोटिंग होती है तो लोगों को पैसे देकर लोग वोट खरीद लेते हैं, वही हिसाब किताब था वहाँ पर अभी। तो उस समय भी ऐसे ही लोग हुआ करते थे, लालच में आ गए और उसको अपना उन्होंने सुल्तान जो है स्वीकार कर लिया। जब ये दिल्ली पहुंचा, इसने अरकाली खां को, इब्राहिम को, सबको, पूरे परिवार को, जलालुद्दीन के पूरे परिवार को लगभग ख़त्म कर दिया और ख़ुद ये गद्दी पर बैठ गया और अपने आप को इसने राज्याभिषेक करवाया। इसने राज्याभिषेक आपको पता कहाँ करवाया था? दिल्ली के अंदर जो एक लाल महल है ना, जिसका निर्माण बलबन ने करवाया था, बलबन का लाल महल, उसी में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। जितनी भी बातें लिखी हुई हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने शासन के दौरान अपने किसी भी डिसीजन में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। तो धर्म और राजनीति को अलग करके शासन करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन खिलजी बना। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसने धर्म और राजनीति दोनों को अलग रखा। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अर्थात कि धर्म को इसने राजनीति का एक जरिया नहीं बनाया। जैसे इससे पहले जो शासक हुआ करते थे वो धर्म के हिसाब से शासन करते थे, उलेमाओं से सहयोग लेकर, जो मुस्लिम सूफी संत होते हैं उनसे परामर्श लेकर किस तरीके से धार्मिक रूप से शासन करना चाहिए उस प्रकार करते थे, लेकिन इसने धर्म का इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो पहला सुल्तान था। और अलाउद्दीन खिलजी की जो इतनी सफलताएं इसको मिली हैं, दक्षिण तक सफलताएं मिल गई हैं, उसमें चार खान का बहुत रोल था। तो अलाउद्दीन के चार खान, अलाउद्दीन के चार सरदार या चार खान, जिसके कारण इसको ये सफल इन्होंने बनाया। तो चार खान, उलुग खां, जफ़र खां, नुसरत खां और अल्प खां। इसके अलावा एक और हिजड़ा था, मलिक काफूर नाम का हिजड़ा था, जिसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। गुजरात से वो ख़रीदा गया था, 1000 दिनार में ख़रीदा गया था, इसलिए उसका नाम 1000 दिनारी भी है। वो एक हिजड़ा था। कई इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन और जो आपका मलिक काफूर है, इन दोनों का आप समझ रहे हैं ना कि वो संबंध था। ठीक है, इतिहासकार कई बताते हैं कि इनका आपस में प्यार था। हालांकि कुछ भी हो, ये परीक्षा में तो पूछा नहीं जाएगा। फिलहाल ये देखिए, उलुग खां और नुसरत खां ये अभी अभियान पे जाएंगे, गुजरात अभियान पे जाएंगे, तो आपको इनके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा। जैसे रणथंबोर के अभियान पे जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। और एक जफ़र खां था, ये बहुत ही बहादुर था। जफ़र खां को बर्नी ने युग का रुस्तम कहा है। और जफ़र खां का अलाउद्दीन को डर लगा ही रह रहा था कि अलाउद्दीन को पता था ये इतना ज़बरदस्त बहादुर है, ये ज़रूर मुझे मार के या मेरे बाद सुल्तान बन ही जाएगा। लेकिन जफ़र खां की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अलाउद्दीन चैन की सांस लेता है। भले ही ये अलाउद्दीन के अधीन था, फिर भी अलाउद्दीन को पता था कि अगर ये ज़िंदा रहा, ये जो है ना अगला सुल्तान बन जाएगा। तो फिलहाल ये जानिए चार सुल्तानों, चार खान के नाम, उलुग खां, जफ़र खां, नुसरत खां और अल्प खां। इनके कारण और इसके साथ ही मलिक काफूर के कारण इसके जो अभियान है, सैन्य अभियान, वो पूरे सफल रहे हैं। ठीक है, ज़्यादातर इन्हीं कारण सफल रहे हैं। तो खिलजी के अभियान देख लेते हैं, सैन्य अभियान। तो खिलजी के सैन्य अभियान को दो भागों में पढ़ेंगे हम। पहले उत्तर भारत के अभियान, उत्तर भारत में कहाँ कहाँ उसने कब कब विजय हासिल की, किस शासक को हराया, वो पहले देखेंगे। ठीक है, जिसमें गुजरात विजय कैसे प्राप्त की वो देखेंगे, रणथंबोर विजय कैसे प्राप्त की वो जीतेंगे, चित्तौड़ विजय, मालवा विजय, सिवान विजय, जालोर विजय। क्योंकि उत्तर भारत में राजस्थान वो क्षेत्र था जिसे जीतना बहुत मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पर मेनली राजपूतों का शासन था और राजपूत बहुत बहादुर हुआ करते थे। तो ये जो मेनली जो राजस्थान के अभियान है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे रणथंबोर, चित्तौड़, सिवान, जालोर, ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और दक्षिण भारत के अभियान, देवगिरी अभियान, वारंगल अभियान, होयसेल अभियान, पांडे अभियान, ये भी आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल शुरुआत कैसे करेंगे हम उत्तर भारत के अभियानों से। सबसे पहले गुजरात विजय पढ़ लेते हैं। गुजरात अभियान 1298 के लास्ट में
शुरू हुआ था तो 1299 हो गए थे धीरे धीरे। एक ही दिन में तो अभियान होगा नहीं, आने जाने में समय लगेगा। तो कहीं कहीं 1298 लिखा होगा, कहीं कहीं 1299 में। तो सर्दियों का मौसम था 1299 में जब ये अभियान कंप्लीट हुआ था। तो मैप में देखिए ये दिल्ली से ये 1299 में गुजरात अभियान भेजा गया। इस अभियान में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने 2 वफादार सेनानायकों को भेजा, नुसरत खां और उलुग खां। नुसरत खां और उलुग खां को गुजरात अभियान पे भेजा गया। और उस समय गुजरात में वाघेल वंश चल रहा था और वाघेल वंश के राजा थे कर्णदेव द्वितीय, या इन्हें रायकर्ण वाघेल भी कहा जाता है। वहाँ पे आराम से ये शासन कर रहे थे। इनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, कमला देवी, और इनकी पुत्री थी देवल देवी। तो कमला देवी इनकी पत्नी थी, पुत्री देवल देवी थी। जो ही उलुग खां और नुसरत खां आप ये मत समझ लीजिए लड़की है, लड़का ही था नुसरत खां, ठीक है। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में यहाँ पर हमला किया गया, कर्णदेव द्वितीय को हराया गया। तो कर्णदेव द्वितीय अपनी पुत्री को लेकर देवगिरी की ओर चले गए, अर्थात अपने पड़ोसी। यहाँ पे देख लीजिए ये गुजरात के शासक हैं, ये जो रायकर्ण थे या कर्णदेव, ये अपने पड़ोसी यादव वंश के यहाँ चले गए, रामचंद्र के यहाँ चले गए हैं। रामचंद्र ने इनको अपने यहाँ शरण दे दिया था, ठीक है। और नुसरत खां उलुग खां की सेना ने बहुत लूटपाट की गुजरात वाले क्षेत्र में, यहाँ तक कि सोमनाथ मंदिर को फिर से यहाँ लूटा गया, दोबारा लूटा गया, ठीक है। इससे पहले मोहम्मद गजनी के बारे में आपने देखा था, उसने लूटपाट की थी सोमनाथ मंदिर में। तो दूसरा जो लूटपाट हुई गुजरात विजय के दौरान हुई, गुजरात अभियान के दौरान हुई। पत्नी कमला देवी को वहाँ पे कैद कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और दिल्ली ले जाया गया। इतनी सुंदर कमला देवी थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने शादी कर ली। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से शादी कर ली। राजा कर्णदेव और उनकी पुत्री देवल देवी ये यादव वंश के यहाँ शरण इन्होंने ले ली, देवगिरी के यहाँ। मलिक काफूर, ओहो, मलिक काफूर जो एक हिजड़ा था उसको यहीं से ख़रीदा गया था, नुसरत खां ने यहीं से ख़रीदा था, 1000 दिनार में ख़रीदा था। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो ये गुजरात इस प्रकार से जीत लिया गया 1299 में। और ऐसा कहा जाता है कि जो ही जो कर्णदेव थे देवगिरी की ओर गए और इन्होंने गुजरात के जो सीमावर्ती क्षेत्र कई थे उसको अपना अधिकार धीरे धीरे अपना कर लिया और वहाँ पे स्वतंत्र अपने आप को शासन फिर से घोषित कर दिया। लेकिन 1304 ईस्वी में फाइनली गुजरात में पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाता है और जो भी साम्राज्य बचा खुचा था कर्णदेव के हाथों में था वो भी छीन लिया जाता है। तो 1304 ईस्वी में गुजरात को परमानेंटली अपने अधिकार में ले लिया जाता है। तो 1304 में दोबारा से आक्रमण हुआ था। तो इस प्रकार से गुजरात विजय कंप्लीट हो गई। इसके बाद रणथंभौर विजय। रणथंभौर का किला आपको मालूम ही है कितना खतरनाक था इसको जीतना। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के जो है हालत ख़राब हो गई थी इसको जीतने की। जीतने गया था लेकिन वापस आ गया था। और रणथंभौर विजय 1301 में अभियान किया जाता है। ये रणथंभौर राजस्थान में है। इस किले पर 1301 ईस्वी में हमला किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की वही सेना थी जिसका नेतृत्व नुसरत खां और उलुग खां कर रहे थे। लेकिन शुरुआत में जो रणथंभौर के शासक थे जिनका नाम था हमीर देव, ये एक राजपूत शासक थे। इन्होंने पहले तो ये अभियान विफल कर दिया और जो नुसरत खां आया था उसकी हत्या कर दी। उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में जो हमला हुआ था ना पहले, तो वो विफल कर दिया और नुसरत खां की हत्या हो गई। उसके बाद नुसरत खां की हत्या के बाद जुलाई 1301 में खुद अलाउद्दीन खिलजी आता है इस अभियान पर और 7-8 महीने स्ट्रगल करने के बाद फाइनली रणथंभौर पर वो विजय हासिल कर लेता है और राजा हमीर देव जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा हमीर देव की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से रणथंभौर पर अधिकार कर लिया अलाउद्दीन खिलजी ने। जब हमीर देव की मृत्यु हो गई, इनकी पत्नी और कई जो औरतें दरबार में थी उन्होंने सामूहिक रूप से जौहर कर लिया। जौहर का ये पहला साक्ष्य था, मतलब आग में जो कूदकर जान दे दी। जब भी राजपूत शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उनकी पत्नियां जो थी ना वो अपने आप को आग के हवाले कर देती थी, तो उसे कहा जाता है जौहर। तो जौहर का ये पहला साक्ष्य मिलता है। इसका वर्णन अमीर खुसरो ने बड़े ही अच्छे तरीके से किया हुआ है।
तो अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के इस अभियान में उसके साथ ही गया था। तो ये रणथंबोर अभियान जो कि सफल रहा था 1301 ईस्वी में। तो रणथंबोर विजय भी हासिल कर ली है अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद चित्तौड़ अभियान, चित्तौड़ विजय 1303 ईस्वी में गया था। मेवाड़ के शासक यहाँ पर थे राजा रत्न सिंह, उन्हीं की राजधानी थी ये चित्तौड़। ये आपने अगर जो पद्मावत फिल्म देखी होगी रणबीर सिंह की, वो चित्तौड़ विजय ही वाली थी, चित्तौड़ की ही से संबंधित थी। यहाँ के शासक रत्न सिंह थे। ये गुहिला वंश एक राजपूत शासक थे, इनकी पत्नी पद्मिनी थी। उसी के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर जो है आक्रमण किया था, ये कुछ इतिहासकारों का मानना है। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये झूठ कहानी है, ये चर्चा का विषय है, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है कि क्या रीज़न था चित्तौड़ पर आक्रमण करने का। ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बस फैक्ट जानिए कि जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया था 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और खुद अलाउद्दीन खिलजी ही आक्रमण करने आया था। और उस समय वहाँ पे राजपूत शासक रत्न सिंह थे, और ये चित्तौड़ राजस्थान में है, आप सभी को मालूम ही है। मेवाड़ के शासक राजा रत्न सिंह थे, इन्हीं की राजधानी थी चित्तौड़ में, और चित्तौड़ के किले में ये थे। लेकिन राजा रत्न सिंह की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो पत्नी पद्मिनी और बाकी सारी औरतें जो दरबार की थी, उन्होंने सामूहिक रूप से जौहर कर लिया था। ठीक है। और ऐसा बताया जाता है खिलजी ने इस अभियान में कुल 30,000 राजपूत सैनिकों की हत्या की थी। 30,000 राजपूत सैनिकों की हत्या की थी। ठीक है। इसके बाद चित्तौड़ जीतने के बाद चित्तौड़ को अपने पुत्र को सौंप दिया। अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र का नाम खिज्र खां था, तो उसने चित्तौड़ का किला और चित्तौड़ का जो क्षेत्र था अपने बेटे खिज्र खां को सौंप दिया, और चित्तौड़ का नाम बदल के खिजराबाद कर दिया। क्या कर दिया? खिजराबाद कर दिया। हालांकि कुछ दिनों तक खिज्र खां वहाँ पे शासन करता है, उसके बाद वो दिल्ली बुला लिया जाता है। फिर मालदेव एक शासक आएंगे, मालदेव को चित्तौड़ जो है संभालने के लिए दे दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ज्यों ही मरता है 1316 में, तो 1320-21 के आसपास फिर से राजपूतों ने मेवाड़ और चित्तौड़ वाला जो क्षेत्र था अपने अधिकार में कर लिया था। इस प्रकार चित्तौड़ विजय भी हो गई अलाउद्दीन खिलजी की। अब मालवा विजय, मालवा में परमार वंश का शासन था। ये देख लीजिए मालवा क्षेत्र है, परमार वंश के राजा उस समय जो थे वहाँ पर वो महलक देव थे। वो कौन थे? महलक देव थे। और ये अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किसके नेतृत्व में भेजा था? तो आइन उल मुल्क के नेतृत्व में भेजा था, और ये अभियान सफल रहा था। और आइन मुल्क को ही मालवा का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में मालवा विजय के लिए आइन उल मुल्क को भेजा था, और आइन उल मुल्क सफल रहा था, इसी कारण से उसे वहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। महलक देव यहाँ पे हार गए थे, और मांडू जो किला था वहाँ पे चले गए थे, लेकिन बाद में आइन उल मुल्क ने महलक देव की हत्या कर दी थी। तो इस प्रकार से मालवा भी ये अधीन हो गया अलाउद्दीन खिलजी के। इसके बाद सीवान विजय ये भी राजस्थान में ही पड़ता है 1308 ईस्वी में। और इस समय यहाँ पर सीवान के जो शासक थे राजपूत शासक शीतल देव थे। और इस अभियान में किसको भेजा गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कमालुद्दीन कुर्ग को भेजा गया। जितने भी अभियान है कौन नेतृत्व कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। कमालुद्दीन कुर्ग के नेतृत्व में ये अभियान भेजा गया और ये सफल रहा। ठीक है। शीतल देव की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कमालुद्दीन कुर्ग को ही यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया जाता है या गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। तो ये सीवान विजय भी हासिल हो गई 1308 ईस्वी में। तो सीवान विजय भी अधीन हो गया अलाउद्दीन खिलजी के। उसके बाद जालोर विजय 1311 की बात है। ये भी राजस्थान में ही पड़ता है। जालोर यहाँ के शासक उस समय कृष्णदेव थे। यहाँ के शासक जो थे ना वो राजपूत शासक ही थे, कृष्णदेव। और 1304 में जो एक बार दिल्ली ने यहाँ पर आक्रमण किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आक्रमण करवाया था, तो उस समय तो कृष्णदेव ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन कुछ समय के बाद अपने आप को फिर से स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन फाइनली फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में एक अभियान भेजा और कृष्णदेव को हार हो गई और कृष्णदेव
की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और ये अभियान भेजा गया था कमालुद्दीन कुर्ग के ही नेतृत्व में भेजा गया था। ठीक है, कमालुद्दीन कुर्ग के ही नेतृत्व में भेजा गया था जो सीवान अभियान पे गया था। तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसको जीतने के बाद लगभग पूरे राजस्थान में सुल्तान का अधिकार हो जाता है। और जो बहुत ही कठिन कार्य लग रहा था कि राजस्थान को नहीं जीता जा सकता उस समय, क्योंकि राजपूतों का शासन था, लेकिन ये मुश्किल कार्य भी अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। तो इस तरीके से पूरे उत्तर भारत के अभियान जो महत्वपूर्ण थे वो आपको बता दिए हैं। कब कब कैसे कैसे किए, कौन कौन शासक थे, ये महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम दक्षिण भारत के अभियानों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देवगिरी 2 बार आक्रमण किया जाएगा, 1296 और 1307 ईस्वी में। वारंगल अभियान यहाँ पर देख लें, काकतीय वंश के शासक होंगे वारंगल में। यहाँ पे होयसल वंश, द्वार समुद्र इनकी राजधानी है, होयसल वंश। यहाँ पे पांडे वंश है, पांडे वंश को भी जो है अभियान किया जाएगा। तो सारे अभियानों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। देवगिरी पर 2 बार किया जाएगा, याद रखिएगा। रामचंद्र देव जो थे ना, उन्होंने पहले तो अधीनता स्वीकार कर ली थी, आपको मालूम है, 1296 में, और बोला था कि मैं एलिचपुर का जितना भी टैक्स होगा आपको दूंगा। लेकिन ये अपने वादे से मुकर जाते हैं। वादे से मुकरे वो तो अलग बात है, लेकिन आपको मालूम जो गुजरात पर आक्रमण किया गया था, तो कर्णदेव जो गुजरात के शासक थे, उन्होंने देवगिरी के यहाँ आकर, रामचंद्र के यहाँ आकर शरण ली थी और रामचंद्र ने उनकी सहायता की थी। इससे अलाउद्दीन और गुस्से हो जाता है। तो ये भी एक कारण था कि दोबारा फिर से अटैक किया गया। तो वो दक्षिण अभियान में हम पढ़ेंगे। इसके क्लास नोट्स ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।